मित्रों, दिन है सुहाना। आज पहली तारीख है, लेकिन करंट अफेयर्स की पीएचडी नहीं करना, क्योंकि आज पहली तारीख है। क्योंकि लास्ट वीक यानी 25 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक के वीकली करंट अफेयर्स में कुछ खास एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें थी नहीं। ऑफकोर्स कुछ बाबू सोने होते हैं कि पूरा दिन नहीं, मेरे को तो झंडा लेके इसी पीएचडी में शहीद हो जाना है। तो उन सबको मैं पूछना चाहूँगा कि भाई पुराने पेपर कभी देख भी लिया करो। यूपीएससी प्रीलिम्स पेपर 1 जनरल स्टडीज़, जिसमें 100 एमसीक्यू होते हैं, तो उसमें कितना करंट अफेयर्स पूछते हैं। लास्ट 3 ईयर का डेटा निकाले, 2020, 21 और 22। तो आप देखते हैं कि करीब 40, 50, 70 तक के क्वेश्चंस तो आउट ऑफ 100 क्वेश्चन तो थियरी का पूछते हैं। उसके बाद कंटेम्पररी इशू ऑफ 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर ऐसा कुछ पूछे। फॉर एग्जाम्पल 2017 में आया था गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, 2016 में आया था इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। तो ऐसा कुछ पूछा जाए जो अभी के लिए 5, 6, 7 साल पुरानी चीज़ हो। तो ऐसे आप देख सकते हैं 20, 30, 40 प्रश्न तो ऐसे होते हैं। आप कहेंगे वो तो करंट अफेयर्स ही हुआ ना। नहीं भाई, वो तो पुरानी चीज़ है। आप जो भी बुक्स पढ़ रहे हैं, मटेरियल पढ़ रहे हैं, कोचिंग ले रहे हैं, तो अगर आप वो थियरी पढ़ रहे हैं तो उसी के साथ वो चीज़ आ जानी है। अब आप एनवायरनमेंट की कुछ थियरी पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो आ ही जाना है उसके बुक मटेरियल या कोचिंग में कि ओके, पेरिस डील हुआ था आई थिंक 2015 में। तो वो कोई अलग से करंट अफेयर्स नहीं कि पूरा दिन अखबार लेके दिमाग लगाते रहे आदमी। एकदम लेटेस्ट करंट अफेयर जो नया हो, कि लास्ट 1 ईयर की कुछ इवेंट के बारे में पूछा गया पर्टिकुलर एग्जाम में। 2020 में सिर्फ ऐसा एक प्रश्न था, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल कॉन्ट्रैक्ट के साथ जुड़ा कुछ है कंसेप्ट, ऐसा एक पूछा था प्रश्न। बाकी सब कुछ ऐसा था जो 2 साल या उससे पुरानी चीज़ पूछी थी। 2021 में करंट अफेयर्स लास्ट 1 ईयर के 7 सवाल थे। 2022 में करंट अफेयर्स के लास्ट 1 ईयर के करीब 14 सवाल थे। अब आप कहें नहीं ये तो बराबर है ना, तो 14 क्वेश्चन पूछे तो पूरा दिन मैं झंडा लेके इसी में घुस जाता हूँ। पर आप जरा वो पुराने पेपर ये खोल के देखो, वो 14 क्वेश्चन कैसे हैं। कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ एक फाइल शेयर की थी, मृणाल सक्सेस मास्टर। ये इसको कैसे यूज़ करना है वो सब मैं बता चुका हूँ, वो मेरे चैनल पे जाके देख लेना। औकात एनालाइजर नाम का कुछ था। हाँ, तो उसमें आप खोलो प्रीलिम आंसर की। अभी आपको प्रीलिम आंसर की दिखा रहा है, और इसमें कौन सा करंट अफेयर्स का क्या क्या है। अब मैं फ़िल्टर कुछ डाल दूँ इसमें, क्रिएट फ़िल्टर व्यू, टेम्पररी फ़िल्टर व्यू। ठीक है, अब इसमें मुझे जानना है लास्ट 1 ईयर का जो करंट अफेयर्स पूछा था 2022 की एग्ज़ाम में, वो कैसा था। अब उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जो बहुत ही इजी टाइप के हों, कि जैसे ये वाला देखिए। ये था कुछ जस्ट, ये कुछ एक पूछा था गुच्ची या गुक्की मशरूम के बारे में। हाँ, तो वो बहुत हाईलाइट थी, तो वो तो सब न्यूज़पेपर करंट अफेयर्स पीडीएफ में होगा। फिर एक कुछ प्रश्न था गोल्डन महाशीर, वो एक मछली है, वो पक्षी नहीं। अच्छा, तो वो भी ठीक आप कर सकते थे। फिर ये अलग अलग ऐप में से कौन सा वाला ओपन सोर्स है, तो वो भी आसान सी चीज़ पूछी। फिर आपको ये पूछा, देखो फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम। अब वो क्या चीज़ है, तो ये कोई ऐसी बड़ी लाइमलाइट वाली चीज़ नहीं थी कि हमें पता हो। सो देन वो तो छोड़ देना पड़े। ये कोरोना की वैक्सीन के बारे में पूछा। अच्छा ठीक है, इतना तो हम याद करके जाएं। आयुष्मान का कर सकते थे। फिर तो कुछ ऐसे होते हैं जो आसान से वाले होते हैं जो आप कभी कर सके। अब जैसे ये इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र, वो मामला किससे जुड़ा था, वो वोडाफोन का केस जो चला था, उस पर कैपिटल गेंस टैक्स मांगने की बात थी। फिर कुछ कानून बनाया कि अब से नहीं मांगेंगे वगैरह। सो सम ऑफ देम टेन टू बी वेरी इजी, सम ऑफ देम टेन टू बी क्वाइट टफ। तो फॉर एग्जांपल ग्रीन वॉशिंग क्या है, या तो बात यह है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सॉल्व हो ही जाते हैं, और कुछ ऐसे हों कि आपने ना पढ़ा तो शायद ना भी हो पाए। लेकिन पूरा दिन कि मैं यही करते बैठा रहूं, उस चक्कर में आप बाकी की सब थियरी और 2, 3, 5 ईयर्स की जो कंटेम्पररी इशू है उसको ना देखें, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो टेक केयर ऑफ दैट। अब मामला है, चलिए कोई नहीं। लास्ट वीक यानी 25 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक वीकली करंट अफेयर्स में क्या था। अब वैसे तो मैं इसकी करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स फाइल बनाकर अपलोड करते रहता हूँ। हाँ, तो ये कुछ हफ्तों से मैं वीकली करंट अफेयर्स की ऐसी WMD मृणाल वीकली डाइजेस्ट ऐसी फाइल में अपलोड करते रहता हूँ। हाँ, तो ये वाली फ़ाइल मुझे कहाँ से मिलेगी, दैट इज़ द क्वेश्चन। देखिए, ये फ़ाइल आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल से भी मिल सकती है, या फिर आप जाइए मेरी वेबसाइट mrunal.org। ये मेरी वेबसाइट है।
उसमें आप जाइए करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में, क्लिक ऑन करंट अफेयर्स सेक्शन, और फिर यहाँ पर ये है, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करो, आपको मिलेगी गूगल ड्राइव लिंक। तो उस गूगल ड्राइव लिंक को आप क्लिक करो, वहाँ आपको ऐसी सब फाइलें मिल जाएंगी। तो आफ्टर प्रीलिम्स 2022, क्योंकि उससे पहले वाला भी किया है, उसके बाद वाला भी, तो सीज़न के हिसाब से मैं कर रहा हूँ। तो इसे आप क्लिक करो एंड देन यू विल फाइंड दिस PDF फाइल्स फॉर डाउनलोड। तो जुलाई वीक 4 जिसका अभी ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसकी PDF फाइल है। लास्ट वीक जुलाई वीक 3, उसमें तो 2-3 ही चीज़ जाने लायक थी, जैसे वो रिवर्स करेंसी वॉर और सॉफ्ट लैंडिंग हार्ड लैंडिंग, तो उसकी मैंने वीडियो बनाई। बाकी पूरी वीकली करंट अफेयर्स की वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि वहाँ पर भी ऐसा सीन था, एग्जाम के लिए कुछ खास काम का नहीं था, और उसके पूछने वाले कुछ वीक्स आपको मिल जाएंगे। सो यू मे टेक बेनिफिट ऑफ दैट। खैर अभी करंट अफेयर्स में जाने लायक क्या था, तो सबसे पहले इकोनॉमी से कुछ, गोल्ड एक्सचेंज गिफ्ट सिटी में बनने वाला ये क्या। सपोज कोई बड़ा ज्वेलर है या गोल्ड कंपनी है कि जो स्विट्ज़रलैंड से, साउथ अफ्रीका से गोल्ड इंपोर्ट करके वेयर हाउस में भर देगी, और फिर उसके सामने रसीद जनरेट की जाएगी जिसे हम कहें इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट, EGR। फिर जो इन्वेस्टर है या कोई छोटा ज्वेलर है उस रसीद को ख़रीद लेगा, और फिर वो जाके उस रसीद को दिखा के गोदाम के मैनेजर से गोल्ड की फिजिकल डिलीवरी ले सकता है। ये हुआ ऑप्शन ए। या फिर उसे ये हो जाए कि नहीं, मुझे इसको अभी काम नहीं है, मैं किसी और को रीसेल कर देता हूँ, या गोल्ड का प्राइस बढ़ गया, मैंने 30,000 में ख़रीदा था, अभी 50,000 हो गया, तो मुझे इसको सेल कर देना है। तो जैसे शेयर मार्केट में आप शेयर्स को सेल करते हैं, तो गोल्ड एक्सचेंज पे आप क्या करोगे, गोल्ड को सेल करोगे। तो स्टॉक एक्सचेंज, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वहाँ पर शेयर्स का बाइंग सेलिंग होता है, ऐसा गोल्ड एक्सचेंज में ऐसी गोल्ड की रिसीट का बाइंग सेलिंग होगा, तो वो किसी और इन्वेस्टर को वो चीज़ को सेल कर सकता है वगैरह। तो ऐसे गोल्ड एक्सचेंज होते हैं। अब गिफ्ट सिटी जो कि एक टाइप का फाइनेंशियल SEZ है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, मतलब वहाँ पर जो भी बिजनेस एक्टिविटी हो उस पर भारत सरकार के कोई भी अलग अलग टैक्स लगे नहीं, और ऐसा बोल के वहाँ फॉरेन इन्वेस्टर आके अपनी जो भी बैंक NBFC कंपनी सेटअप करे, ऐसा सब खेल करना है। तो वहाँ पर ऐसा गोल्ड एक्सचेंज शुरू किया गया, ऐसी न्यूज़ चल रही है। दूसरा मुद्दा है कुछ EPFO में फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। ये क्या है, पहले तो EPFO चीज़ क्या है वो समझ लेते हैं, जस्ट अ मिनट। कोई भी ऐसी एस्टैब्लिशमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है, सरकारी या प्राइवेट सेक्टर की, कि जहाँ 20 या उससे ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं, उसमें ऐसे वर्कर जिसकी तनख्वाह 15,000 या उससे कम हो, तो उसकी जो भी सैलरी है उसका 12% कट हो जाएगा EPFO के लिए। और उस फैक्ट्री का जो मालिक है वो भी अपने पॉकेट से 12% एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट करेगा, और ये सारा माल जाए EPFO के अंदर। अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट होगा, कुछ प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट होगा। प्रोविडेंट फंड आप सोच सकते हैं एक टाइप का फिक्स डिपॉजिट है लॉन्ग टर्म की, और उसमें आपको बाद में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट वापस मिले। और कुछ पैसा होगा जो कंट्रीब्यूट होके जाएगा EPFO के पेंशन फंड में। पेंशन फंड आप समझ, रिटायरमेंट एज क्रॉस करने पर आपको हर महीने पेंशन मिलता रहे। अब समझिए EPFO तो जैसे म्यूचुअल फंड होते हैं जहाँ आप पैसा इन्वेस्ट करें, वो शेयर बॉन्ड में इन्वेस्ट करें, उसी तरह EPFO का भी काम क्या है, ये सब पैसा उसने कलेक्ट किया वो इन्वेस्ट करेगा। अब जो इन्वेस्ट करता है तो ज़्यादातर पैसा वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करता है, मतलब गवर्नमेंट को लोन में देता है। कुछ पैसा जो बचे वो कंपनियों को बॉन्ड के रूप में इन्वेस्टमेंट में देता है, मतलब कंपनियों को लोन देता है। और फिर बाकी जो 15% रकम बचे, 15% 15%, वो कंपनियों के शेयर में इन्वेस्ट करता है। अब इसमें तकलीफ क्या है, ज़्यादातर पैसा ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी या कंपनी बॉन्ड में इन्वेस्ट करोगे तो उसमें कितना 8%, 9%, 12% ब्याज मिले। कंपनियों के शेयर में इन्वेस्ट करो, सही भाव में खरीदो और बाद में बेचो, तो हो सकता है 15, 20, 25% प्रॉफिट हो जाता, लेकिन वो ऐसा करता नहीं। दे इन्वेस्ट लेस क्वांटिटी ऑफ मनी इन कंपनी शेयर्स, इसलिए कंट्रोवर्सी चलती रहती है। लेटेस्ट उनकी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की मीटिंग हुई, वहाँ पर भी मुद्दा था कि EPFO के पास जितना पैसा है उसमें से 15 नहीं 20% पैसा शेयर में इन्वेस्ट करो, ताकि और अच्छा रिटर्न मिले और सब अपने EPFO सब्सक्राइबर का भला हो। खैर वो ऐसा कर नहीं रहे। अब ये तो ये हमने समझा कि ऐसा EPFO है, अब उसमें आपको पेंशन मिलता है रिटायरमेंट एज क्रॉस करने के बाद, लेकिन आपने साबित करना होगा कि मैं जिंदा हूँ, तभी आपको पेंशन मिलेगी। तो उसके लिए आप जाते थे पहले उसकी जो भी पेंशन ऑफिसर हो, और वो आपको देखेगा, फिर फिजिकल लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट करेगा कि तुम जिंदा हो, और फिर उस हिसाब से काम चले। बट उसमें हार्डशिप, ब्राइबरी, वो ऑफिसर है कि नहीं या छुट्टी पे गया वगैरह, दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम। तो सरकार लेकर आई जीवन प्रमाण या ऐसा कुछ। बात यह है कि ये जो भी पेंशनर है वो कोई कम्युनिटी सर्विस सेंटर, सरकारी बैंक वगैरह में जाए, अपना आधार कार्ड दिखाए, और वहाँ बायोमेट्रिक थंबनेल वाला डिवाइस होगा, आइरिस स्कैनर होगा आँख का,
उसकी मदद से वो बता दे कि हाँ मैं जिंदा हूँ, तो फिर उसका पेंशन आते रहे। ये चीज़ को कहते हैं जीवन प्रमाण डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। ओरिजिनली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए ये था, बाद में ईपीएफओ सब्सक्राइबर को भी ये वाली फैसिलिटी दी गई। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये आती थी कि कोई बुजुर्ग आदमी है तो उसकी हाथ की उंगलियां ऐसी सब झुर्रियाँ आ गई हो तो फिंगरप्रिंट कुछ मिले ही नहीं, या उसकी आंखों में ऐसा मोतिया या जो भी कुछ हो गया तो उसकी आइरिस स्कैनर ठीक से आए नहीं। तो ये बुजुर्ग आदमी का फेशियल स्कैनर हो जाए और वो जिंदा ऐसा साबित करके उसे दिया जाए पेंशन, ऐसी बात थी। हाँ, तो दैट इज़ द जिस्ट ऑफ इट कि पेंशनर जिंदा है वो साबित करने के लिए वो आँख या उंगलियों का स्कैन किया जाता था, लेकिन कुछ बुजुर्गों में स्कैन अच्छे से नहीं होता था तो फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक का उपयोग। अब इधर लिखा ईपीएफओ भूखा पेंशनर नहीं, बूढ़ा पेंशनर। ये गलती इसलिए होती है कि जो गूगल डॉक्यूमेंट फैसिलिटी होती है उसमें आप बोलो और वो हिंदी में टाइप करता है, तो मैं वो करता हूँ लेकिन हर बार वो सही पकड़ेगा नहीं। अब मेरे पास टाइम की थोड़ी कमी रहती है तो फिर जो भी होता है वो दे दनादन, तो बीच बीच में हो सकता है ऐसे गलत शब्द भी हो, बट यू आर इंटेलिजेंट इनफ टू नो दैट, सो अपॉलॉजीज फ्रॉम माई साइड। उसका प्रूफ रीडिंग वगैरह भी कर सकते हैं, पर वो ऐसी है कि एक हफ्ते का करंट अफेयर्स अपलोड करने में 10 दिन चले जाएँ दूसरे, तो फिर पेज व्यू मिलेंगे नहीं। एनीवेज, सो दिस इज़ ईपीएफओ डन। फिर बीएसएनएल जो कि एक सरकारी टेलीफोन कंपनी है, वो लॉस में चले तो सरकार ने उसको करीब 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का रिवाइवल पैकेज, मतलब टैक्स पेयर का पैसा उसको दिया कि इससे तुम वापस अपना बिजनेस खड़ा करो, पुराने लोन चुकाओ, स्टाफ की सैलरी करो वगैरह। अब उसके फेवर और अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट चलते हैं, आसान सी चीज़ें पढ़ के खुद खत्म करो। फिर फिजल डिसिप्लिन या प्रूडेंस, राजकोषीय मितव्ययता, मतलब फिजूल खर्ची सरकार ने नहीं करनी चाहिए। कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था कैसे प्राइम मिनिस्टर ने नाराज़गी जताई थी कि रेवड़ी कल्चर चल रहा है, पंजाब राज्य सरकार इतने यूनिट फ्री बिजली देगी, तमिलनाडु में फ्री में कुछ मॉपेड स्कूटर देने की बात हो या सब्सिडी बड़ी उसमें दी जाए, तो ये सब करेंगे तो श्रीलंका जैसी अपनी भी इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब हो सकती है। उस पर 15th फाइनेंस कमीशन एन के सिंह जिसके चेयरमैन थे, वो एन के सिंह ने बड़ा सा कॉलम लिखा, उसकी इधर जिस्ट मैंने बना के रखी है कि क्यों ये सब चीज़ें ख़राब है। अब ये खुद पढ़ के समझ आए ऐसी चीज़ है, तो मैं ये पूरा एक एक लाइन घिस के पढ़ाने बैठूंगा नहीं। आप आईएएस की तैयारी करें तो इतना कॉम्प्रिहेंशन पावर आपके पास भी एक्सपेक्टेड है कि वो समझ सको आप। 20 मिनट जो पढ़ के ख़त्म हो सकता है, 40 मिनट का वीडियो हम नहीं खींचेंगे। ये सरकार की ऐसी लोक लुभावन योजना फ्री बाय कल्चर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ पीआईएल हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा कहा कि सरकार ने फाइनेंस कमीशन को बोलना चाहिए कि कुछ रिपोर्ट बनाओ और रिकमेंडेशन दो। आगे मुद्दा चल रहा है इकोनॉमी सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी और उसमें एग्रीकल्चर। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की गोधन न्याय योजना, उसमें ऐसा है कि गौमूत्र को राज्य सरकार खरीदेगी 4 रुपये प्रति लीटर में, और उसमें से पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र बनाए जाएंगे। तो इस तरह फार्मर का वेलफेयर और ऑर्गेनिक फार्मिंग और कैसे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और सब एंगल डिपेंड करता है क्या पूछा गया और आपको मेंस आंसर राइटिंग में क्या जस्टिफाई करना है। फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम, वो फॉरेन में आपने एमबीबीएस किया हो, भारत में प्रैक्टिस करनी है उसकी एग्ज़ाम, तो उसमें कुछ सुधार किए गए। माल न्यूट्रिशन का डेटा है कि कुपोषण में इतने बच्चे हैं और उसको हर साल 2% कम करेंगे, ऐसी सब, ये भी आसान से पढ़ के समझ आए, आगे बढ़ो। भारत की सबसे धनवान महिला है, कुछ HCL टेक्नोलॉजी कंपनी की जो मालिक है, और ये नायका नाम की जो ब्यूटी प्रोडक्ट उसका आईपीओ आया था उसकी मालिक है, वो 2 जने। वैसे ऐसे पर्सन इन न्यूज़ आईएएस एग्जाम की प्रीलिम में नहीं पूछते, लेकिन जब आप मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं और आपको कुछ दिखाना हो कि हाँ वीमेन पावर वगैरह, तो ये सब खुशी की बात है। लेकिन सामने चिंता क्या है, ये तो सिर्फ 2 महिला है, बाकी सब महिलाओं का तो इतना अच्छा नहीं है। तो लास्ट वीक जो आया था जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स या कुछ, उसको कोट करके फिर आपकी दिस रिक्वायर्ड दैट रिक्वायर्ड, आसानी से लोन मिले, आगे पढ़ने की अपॉर्चुनिटी हो, स्किल डेवलपमेंट, MBA वगैरह वगैरह। तो वो डिपेंड करता है क्या पूछा और आपको क्या जस्टिफाई करना है। मित्रों, करंट अफेयर्स के ये वीकली क्विज़ मैं करता हूँ, मृणाल्स मंडे रात 8 बजे होती है, 20 क्वेश्चन 20 मिनट में करने होते हैं। हाँ, तो लास्ट वीक जो क्विज़ की थी करीब 2700 लोगों ने उसमें अपीयर किया। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फीजल डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट इज अ सिनोनिम ऑफ फीजल डेफिसिट। फीजल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट समानार्थी कैसे हुए? प्राइमरी डेफिसिट कैसे मिलता है? फीजल डेफिसिट में से पुराने लोन का ब्याज कम करो, माइनस करो तो मिलता है। सो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, उस हिसाब से डिलीट होंगे फिर बाकी चीज़ वगैरह। खैर इसका पूरा सॉल्यूशन वहाँ दिया होगा, वो आप 2 टेस्ट नीचे लिखा होगा। तो ओनली 13% कुड गेट दिस करेक्ट, तो ऐसे क्यों गलतियाँ हो रही हैं?
ये जो फिजल डेफिसिट है वो कंटेम्पररी इशू है, मतलब 2 साल 5 साल, वो तो और थियरी भी है उसमें, तो पता होना चाहिए आपको ये चीज़ें। फिर यहाँ पूछा है कि नॉट करेक्ट फाइंड करो, फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट, समंदर या सरोवर के ऊपर पैनल, सोलर पैनल लगा के बिजली पैदा करने की बात है। तो उसमें वो कुछ तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश में सबसे बड़ा ऐसा भारत की चीज़ बनाई गई और एनटीपीसी ने वो बनाई है। आपने गलत स्टेटमेंट फाइंड करना है, फाइंड नॉट करेक्ट। तो उत्तर प्रदेश में वो नहीं है, तो ओनली वन इज रॉन्ग एंड वन इज आस्ट, तो ओनली 28% लोगों ने सही किया। बाकी लोग भी दिमाग में सही समझे होंगे, लेकिन डायरेक्टिव वर्ड ठीक से नहीं पढ़े इसलिए गलती हो रही। फिर अल्लूरी सीताराम राजू, उनके बारे में पिछले भी कुछ कॉलम्स थे और कुछ उनकी प्रतिमा का अनावरण प्राइम मिनिस्टर ने किया। रामोसी पेजेंट फोर्स उन्होंने बनाया था, नहीं वो चीज़ अलग थी, उसके फ्रीडम फाइटर अलग थे, तो उस हिसाब से आपको टिक करना था। 49% कुड गेट इट करेक्ट। जोनल काउंसिल के बारे में गलत वाक्य ढूंढो, तो होम मिनिस्टर चेयरमैन होता है, प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन नहीं होता है, तो यानी कि थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सो आंसर इज सी। 65% ये करेक्ट कर पाए। फिर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसमें वो गरीबों को 1 रुपये 2 रुपये 3 रुपये में अनाज दिया जाता है, उसकी इंडेक्स बनाई गई कुछ, और उसमें कौन से स्टेट का नंबर 1 आया, तो जवाब है उड़ीसा। ओनली 37% कुड गेट इट करेक्ट। अब बाकी सब लोग तुक्के मारने में बर्बाद हुए होंगे, वो ऐसा सोचते हैं कि ये उड़ीसा और मध्य प्रदेश गरीब राज्य हैं तो वो कोई किसी जगह उसका नंबर 1 हो नहीं सकता, ऐसा नहीं है भाई। स्वच्छ भारत की आप रैंकिंग निकालेंगे तो इंदौर या ऐसे कोई सिटी मध्य प्रदेश के उसका नंबर 1 आता है, इधर उड़ीसा का नंबर 1 आया। तो तुक्के मत मारो, नहीं पता है तो जवाब यू स्कीप इट। जो लोग फेल होते हैं वो ऐसे तुक्के मारने के चक्कर में कट ऑफ से 2-3 मार्क नीचे गिर जाते हैं नेगेटिव मार्किंग में, और फिर बर्बाद हो जाते हैं। अब ऐसे ही देखो, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप किसने पैदा उसको बनाया, नासा ने, यूरोप की एजेंसी ने, कनाडा की एजेंसी में। अब ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, नासा ने बनाया होगा ना, प्रेसिडेंट बिडेन ने कुछ फोटो भी रिलीज़ किया था अभी, तो आपका तुक्का गलत हो जाएगा। ये तीनों एजेंसी ने मिलके बनाया, सो करेक्ट आंसर इज 1 2 एंड 3। इसमें 46% ही करेक्ट कर पाए। तो ये सब तुक्के मारने में बर्बादी, नेगेटिव मार्किंग में बर्बादी, फिर क्या प्रीलिम पास नहीं हो रहा है। फाइंड इनकरेक्ट्स अबाउट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, वो सर्वाइकल कैंसर, और उसमें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भारत की सबसे पहली वैक्सीन ईजाद की और वो बहुत सस्ती है विदेशी वैक्सीन के सामने, वो सब हमने पढ़ा था। अब यहाँ रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है। तो पहला पूछा है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैलता है, हाँ बराबर। भारत बायोटेक ने बनाया, गलत। प्रोस्टेट कैंसर होता है, नहीं, महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर होता है, तो ओनली 2 एंड 3 आर करेक्ट। खैर ये सब प्रश्न और भी थे, टोटल 20 क्वेश्चन, 2 मार्क्स, यानी 40 मार्क का पेपर। जिन जिन के एटलीस्ट 20 या उससे ज़्यादा हुए इन सबको बधाई। बहन निष्ठा, पंकज, मुकुल, चेतन, गरिमा, प्रवीण, दुर्गा, नमन, श्लोक, ये 193 से 201 के रैंक में। फिर अभी 1 से 20 में देख लेते हैं। करण, मेखला, शिवेंद्र, दिव्यांश, सुरभि, सतीश, देवाशीष, गौतम, नेहा, इंद्राणी, ये 11 से 20 रैंक। फिर रैंक 1 पे भाई अंकित, फिर केतन, रश्मि, अमृता, दिनेश, सुनील, प्रमिल, यशांश, अतुल और कुणाल, ये 1 से 10 रैंक में। सो दिस टेस्ट इज़ गोइंग ऑन, आप भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। पुराने भी टेस्ट जो मिस हो गए वो भी देख सकते हैं, सो ऑन। हाँ, तो इन सबको बधाई। इसको ज्वाइन करने की लिंक रजिस्ट्रेशन में दिए, फ्री टेस्ट होता है, यूज़ इट। फिर एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में एक गाइया थियरी, वो ऐसा कहती है कि पृथ्वी खुद से ही खुद को सेल्फ रेगुलेट करती है, मतलब बहुत ज़्यादा मालथूस के आसपास की इसकी शायद बात चल रही है, और उसी हिसाब से जीवन का उद्भव और अंत होता है। तो ये गाइया थियरी थी, और उसका जो साइंटिस्ट था उसकी मृत्यु हुई इसलिए चर्चा में। इन्वेजिव एलियन स्पीसीज मतलब आक्रामक विदेशी प्रजाति, वो ऐसी कोई फॉरेन स्पीसीज जो अपनी लोकल एरिया में आ जाए तो बायोडाइवर्सिटी को नुकसान करे। तो पोलैंड के वैज्ञानिकों का कहना है कि पालतू बिल्ली, डोमेस्टिक कैट भी एक टाइप की एलियन स्पीसीज ही है, क्योंकि उसके चलते जो भी बगीचे में पक्षी होते होंगे उसको वो खा जाती है, उसके अंडे और माला सब तोड़ देती है। सो इट इज़ इन्वेजिव एलियन स्पीसीज। खैर, मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट, उसका कुछ डेटा है, देख लेना। फिर ये लायन रिलोकेशन, वो बात ऐसी है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सालों पहले गुजरात राज्य सरकार को कहा था कि अपने जो लायन है गिर में, वहाँ से कुछ को मध्य प्रदेश में शिफ्ट कर दो, लेकिन गुजरात सरकार ऐसा कर नहीं रही है। प्रश्न, लायन को अब क्यों शिफ्ट करना चाहिए, उसके 2 कारण हैं। उनके मतलब 600-700 अगर लायन हो जाए उस एरिया में, तो फिर वो क्या करेंगे, गांव में जाएंगे, गाय को खा जाएंगे, आदमियों को खा जाएं,
तो एक एरिया में एक हद से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, कहीं शिफ्ट करो। दूसरा, एक छोटे इलाके में बहुत ज़्यादा वो हो जाए तो फिर उनकी डीएनए सब, मतलब एक ही फैमिली के जो होंगे उनके नए बच्चे हो तो सिबलिंग्स के चलते जो बच्चे पैदा उसमें डीएनए की सब डिफेक्ट हो जाती है और उससे जीनेटिक डिसऑर्डर भी हो जाए, तो वो भी एक चिंता का विषय, इसलिए उनको थोड़ा हटा देना चाहिए वगैरह वगैरह। और तीसरा कारण कि कुछ केनाइन डिस्टेम्पर वायरस हुआ था, तो एक ही एरिया में सारे लायन है और सबको वायरस हुआ, सब मर जाए तो क्या करोगे, तो सेफ्टी के लिए भी थोड़ी कहीं और शिफ्ट करना ज़रूरी है। ऐसे कुछ कारण चलते थे लेकिन गुजरात राज्य सरकार उसको कर नहीं रही है कि लायन मध्य प्रदेश में इतनी फैसिलिटी नहीं है या फिर कि ये हमारे राज्य का सम्मान है तो इसको कैसे दे सकते हैं। अब केंद्र सरकार ने प्रोजेक्ट लायन शुरू किया, तो मतलब अगले 25 साल की कुछ रोड मैप दी है, लेकिन वहाँ पर भी ऐसे कोई ट्रांसलोकेशन की बात नहीं कि राजस्थान शिफ्ट किया जाएगा, ये एक बात हुई। फिर ज्योग्राफी में जापान और उसमें ये सुकुराजिमा वॉल्केनो उसकी वो फटा है। मित्रों, अन अकेडमी क्या है? अलग अलग विषय के टॉप एजुकेटर्स के लाइव क्लासेस होते हैं। मेंस टेस्ट सीरीज़, उसका भी इवैल्यूएशन के साथ मेंस टेस्ट सीरीज़ वो भी है उसमें, प्रीलिम की टेस्ट सीरीज़, प्रिंटेड नोट्स और पर्सनल मेंटोरिंग, तो ये सब आपको मिल जाए ऐसा अन अकेडमी का कोचिंग, और वो भी आइकॉनिक ऐसी उसकी जो एड ऑन फैसिलिटी होती है। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ इट। उसमें भी जो डिस्काउंट चल रहे हैं, यू कैन टेक mrunal.org एज अ कूपन कोड एंड उसका फ़ायदा उठाएं। हिस्ट्री कल्चर में आगे बढ़ते हैं। जोहार, तो वो क्या है? नमस्कार, ऐसा शेड्यूल ट्राइब्स कम्युनिटी उसे यूज़ करती है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने जो पहला भाषण दिया प्रेसिडेंट बनने के बाद उसमें कहा कि जोहार। MiG-21 विमानों को 2025 तक धीरे धीरे फेज आउट कर देंगे, बंद कर देंगे, ऐसा सरकार ने कहा है। फिर ये एससीओ की नई समिट होगी, अब होगी तो देखेंगे। पॉलिटी के अंदर ये सब तू मैं टाइप के कुछ समाचार चल रहे हैं। फिर आप जानते हैं इलेक्शन में आप कब वोट दे सकते हैं? 18 ईयर क्रॉस करने के बाद। पर एक प्रश्न है, मान लीजिए 1 जनवरी को ही वोटर कार्ड का रजिस्ट्रेशन हो और आपका बर्थडे हो 2 जनवरी को, तो आप भले 18 साल के हो लेकिन उस साल आपका नंबर नहीं लगे, आपने एक साल और वेट करना पड़े, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का ऑफिसर कह देगा नहीं तुम अगले साल आओ, तो तारीख चली गई। तो इसलिए पिछले साल मेरे ख्याल से एक रिफॉर्म लिया था कि क्वार्टरली बेसिस पर फ्रॉम नाउ ऑन इलेक्टोरल रोल्स विल बी अपडेटेड एवरी क्वार्टरली बेसिस, मतलब 3 3 महीने के अंतराल में ऐसी वोटर रजिस्ट्रेशन ड्राइव हो। तो आप इस वाले क्वार्टर में आप नहीं 18 साल के हो, कोई नहीं, तो अगले वाले में आपको रजिस्टर कर लेंगे। तो मतलब अप्रैल और उसके बाद जून जुलाई अगस्त, मतलब सितंबर, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ऐसे 3 3 अंतराल में आप निकालो, यू विल गेट रजिस्टर लाइक दैट। तो वो एक बात हुई। और दूसरा कि अगर कोई आदमी 17 ईयर्स को क्रॉस करता है तो भी वो एडवांस में अप्लाई कर सकता है कि अगले साल में 18 साल का होना और तो मुझे रजिस्टर कर लेना, ताकि इलेक्शन कमीशन उस हिसाब से रजिस्ट्रेशन ड्राइव का अच्छे से कोऑर्डिनेशन कर सके। तो ये कुछ नए रिफॉर्म लिए जा रहे हैं ताकि यूथ पार्टिसिपेशन इन द वोटिंग प्रोसेस बढ़ सके। फिर ये जर्नलिज्म और वो फ्रीडम ऑफ प्रेस की इधर उधर की बातें देख लेना। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, मनी लॉन्ड्रिंग मतलब धन शोधन, ब्लैक का पैसा वाइट करना, उसमें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को कुछ पावर दिए गए कि वो अरेस्ट कर सकता है लोगों को। और ये पीएमएलए ऐसा कानून है कि जहाँ अक्यूज पर्सन इज प्रिज्यूम टू बी गिल्टी एंड द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज विथ हिम। मतलब क्या है? सामान्य रूप से विभिन्न कानूनों में ये होता है कि अपराध साबित नहीं हो जाए तब तक दोषी व्यक्ति को निर्दोषी माना जाता है, लेकिन ये कानून ऐसा है कि जहाँ पर पहले से ही आरोपी को दोषी माना जाता है और मैं निर्दोष हूँ ऐसा साबित करने की जिम्मेदारी आरोपी की होती है, पुलिस की नहीं। तो ये जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निर्देशालय, वो ऐसा सब ये कर रहा था। कुछ सुप्रीम कोर्ट में केस गया होगा कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के सब वायोलेशन है, जब तक आदमी का अपराध साबित नहीं हो जाए तो उसको निर्दोष माना चाहिए, उसको बेल मिलने चाहिए वगैरह। तो यूनियन गवर्नमेंट ने ये कहा कि ये जो कैदियों के ऐसे मानव अधिकार की सब पीपुड़ी बजती है उसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि ये इट इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ये संवैधानिक अधिकार नहीं है कि अपराध साबित ना हो जाए तब तक आपको निर्दोष माना जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ बराबर है, अगर संसद ने ऐसा कानून बनाया तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, वो कानून असंवैधानिक नहीं है। इसके बाद सब कॉलमनिस्ट मौज में आ गए और बहुत सब क्रिटिसाइज करने कि ये सही नहीं और वगैरह वगैरह, बट दैट इज़ द जिस्ट ऑफ इट।
यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसका मतलब क्या है? समान नागरिक संहिता, यानी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सभी के जो भी शादी तलाक विरासत बच्चा गोद लेना इसके जो भी कानून होते हैं वो एक ही होना चाहिए, उस चीज़ को हम कहें यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो गोवा में पोर्टुगीज शासन था तब से ऐसा यूनिफॉर्म सिविल कोड है, बाकी भारत में नहीं है। बाकी भारत में अलग अलग धर्म के हिसाब से आपके अलग अलग कानून होते हैं। तो क्या पूरे भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए कि नहीं, उस पर भारत सरकार ने कुछ पार्लियामेंट्री कमेटी में ये कहा कि हाँ उसके लिए अगर इफ़ मेजोरिटी ऑफ द पीपल वांट इट देन वी विल डू इट, सबको अगर चाहिए होगा तो करेंगे, अदरवाइज खुद से अभी मतलब प्रायोरिटी में नहीं है कि ये सब थोपना है। इसी के साथ जुड़ा ये सेक्युलरिज्म का सब मामला, तो इंडियन सेक्युलरिज्म वेस्टर्न सेक्युलरिज्म में क्या अंतर है ये सब इधर दिया है। मित्रों ये सब अनअकैडमी के नोट्स 2.0 के अंदर से दिया हुआ स्क्रीनशॉट है, तो उसे भी आप डाउनलोड कर सकते हो, वो सब लिंक इसमें है। और फिर अनअकैडमी में हर रविवार सुबह 11 बजे पबजी कॉम्बैट, और वो कॉम्बैट के अंदर करीब 50 क्वेश्चन होते हैं, 60 मिनट्स में उसे सॉल्व करो, उसमें आपको अलग अलग इनाम मिलते हैं, स्कॉलरशिप मिलती है, सो टेक बेनिफिट ऑफ दैट। प्रीवियस ईयर के टॉपर भी उसको रेगुलरली यूज़ करते थे, जैसे बैन दिव्या उसने 16 टाइम्स कॉम्बैट दिया था और 2021 वाली एग्ज़ाम साइकिल में रैंक 438 यूपीएससी में हासिल किया। साइंस, उसमें ये मार्बुर्ग वायरस वो इबोला टाइप का वायरस है, और मार्बुर्ग क्या है तो जर्मनी का एक सिटी होगा, वहाँ सबसे पहली बार पाया गया था, इसलिए चर्चा में। फिर हिपेटाइटिस की कुछ जनरल नॉलेज है वो दिया, ख़त्म करो। फिर गूगल का 360 व्यू, अब वो उसका स्ट्रीट वो है पूरा कैप्चर करेगा और आप जैसे घर पे ही पूरी चीज़ को देख सकते हैं। अब वो चर्चा में, खैर मुझे तो इतना जोरदार नहीं लगा क्योंकि ये तो पहले से था ही अभी। एनीवेज, एथिक्स, एथिक्स के अंदर सेलिब्रिटीज़ एंड लीडरशिप एंड पीपल हु आर फेमस, उनकी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए। उन्होंने कुछ पॉजिटिव एथिकल सोशल वैल्यूज़ को प्रमोट करना चाहिए ताकि यूथ जो उनसे इंस्पायर होता है उनको कॉपी करता है उसका वो भी सही काम करे। लेकिन जब फिल्म स्टार खुद ही ये गुटखा इलायची और दारू की एडवर्टाइजमेंट करें या ऐसे नंगे पुंगे फ़ोटो बनाएं, देन इट इज़ नॉट क्रिएटिंग पॉजिटिव वैल्यू सेट इन द यूथ। तो वो सोचने की बात है, चिंता का विषय। और ये रणवीर सिंह ऐसे नंगे पुंगे फोटे डाल रहा है वगैरह, वो डिपेंड करता है आपको एथिक्स क्या क्या पूछा है और आपको क्या जस्टिफाई करना है, लीडर की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, इस पर सेलिब्रिटी सोशल मीडिया वगैरह। देन डायलेमाज इन पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, वो बात ऐसी है कि कुछ समय पहले दिल्ली राज्य सरकार ने ऐसा डिसीजन लिया कि सरकार कोई शराब की दुकान नहीं चलाएगी, सारी दुकानों का प्राइवेटाइजेशन कर देंगे, सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के लोग वही शराब का ठेका चलाएं। लेकिन बाद में कुछ भ्रष्टाचार के आरोप लगे कि ये तो लाइसेंस जो दिया जाता है प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को, उसमें दिल्ली सरकार कुछ कमीशन या ब्राइब मांग रही है, तो उस निर्णय को वापस लिया और अब ये बोल रही दिल्ली सरकार कि सारी शराब की दुकानें सिर्फ और सिर्फ दिल्ली राज्य सरकार ही चलाएगी। अब आप सोचने बैठे कि गांधी जी जिंदा होते तो इसको बिल्कुल सहमत नहीं होते कि सरकार की ये तो भाई कुछ जिम्मेदारी है कि दारू की दुकान चलानी, पहली बात। अब कि नहीं नहीं दिल्ली राज्य सरकार तो बहुत अच्छा करती है ना, वो तो सब स्कूल बेस्ट कर दिए, हॉस्पिटल बेस्ट कर दिए, तो उसके लिए पैसा चाहिए, तो दारू बेच के पैसा कमा रहे हैं और उससे स्कूल और हॉस्पिटल बन रहे हैं। तो गांधी जी उसको भी आर्ग्यूमेंट को सहमत नहीं होते, क्योंकि गांधी जी साधन शुद्धि में मानते थे। साधन शुद्धि का मतलब क्या है? प्योरिटी ऑफ मीन्स। हिंसा करके किसी की हत्या करके हमको आज़ादी नहीं चाहिए। उसी तरह शराब बेच के पैसा और उससे समाज सेवा करनी है वो भी हमको नहीं चाहिए। चोरी करके पैसा लाओ और उससे रॉबिन हुड बनो वो भी हमको नहीं चाहिए। गांधी जी बिलीव्ड इन प्योरिटी ऑफ मीन्स। तो वो एथिक्स का वो डिपेंड करता है क्या पूछा और आपको क्या जस्टिफाई करना है। आगे का मुद्दा है लीडरशिप एंड डायलेमाज इन पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन। मित्रों, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, उनके बेटे का देहांत हुआ था, उसके बाद उन्होंने ब्रह्मा कुमारी जो मूवमेंट है उसको ज्वाइन किया और फिर उन्होंने कि अब से मैं सिर्फ वेजिटेरियन हूँ। और वो जब गवर्नर थी तो गवर्नर हाउस में कुछ भी नॉनवेज नहीं बनेगा, ऐसा उन्होंने स्ट्रिक्ट नियम बनाया था। हाँ, तो अब प्रॉब्लम क्या आएगी? अब वो प्रेसिडेंट है, और जो प्रेसिडेंट है तो आप जानते हैं कि बहुत सारे विदेशी मेहमान आएंगे। राष्ट्रपति भवन में तो विदेशी मेहमान आते हैं, दूसरे फॉरेन कंट्री के एम्बेसडर, डिप्लोमेट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, और उनको तो दारू भी पीना चाहिए और मांसाहार भी करना चाहिए। तो क्या प्रेसिडेंट मुर्मू राष्ट्रपति भवन में शाकाहार को कंपलसरी करवा देंगी जैसा उन्होंने गवर्नर के रूप में किया था? मतलब उस भी सब डिबेट और ये चल रहा है। तो इसमें सोचने का मुद्दा क्या है? अगर आप राष्ट्रपति होते तो क्या करते? एक तरफ आपका खुद का पर्सनल वैल्यू सेट है कि नॉन वेज इज़ बैड, आई वॉन्ट टू बी वेजिटेरियन,
और उसकी एथिकल भी जस्टिफिकेशन है और कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिफिकेशन भी है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा है ना, पशु पक्षियों के प्रति अनुकंपा, कंपेशन फॉर द एनिमल्स एंड पर्यावरण का कंजर्वेशन, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन करना है, तो उस हिसाब से भी नॉन वेज इज़ बैड। और दूसरा, नॉन वेज करने से जीव हत्या तो होती है, साथ ही साथ नॉन वेज करने से उसकी जो एनिमल मीट इंडस्ट्री है उसमें से ग्रीन हाउस गैस का काफ़ी उत्सर्जन होता है जो क्लाइमेट चेंज को भी और ख़राब करता है। तो ये सब देखते हुए आपकी एक वैल्यू सेट है कि मुझे वेजिटेरियन ही खाना है, बट सामने आपकी प्रोफेशनल एथिक्स या प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी या प्रोफेशनल ड्यूटी क्या है कि जो फॉरेन डिग्निटरी आया उसको उसकी मर्जी का खाना दिया जाए। और कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ ऐसा है, राइट टू फ्रीडम और राइट टू लाइफ, तो उसमें राइट टू फूड भी, अपनी मर्जी का खाना खाने की सबको छूट होनी चाहिए। तो तब आप करेंगे कि नहीं? या काउंटर आर्ग्यूमेंट ये भी नहीं, आप प्रेसिडेंट है, आपका घर है, तो आप किसी को नॉनवेज खिलाना कि नहीं आपकी मर्जी है, वगैरह वगैरह। सो थिंक अबाउट दैट। दूसरा मामला एथिक्स में एटीट्यूड टुवर्ड्स वीमेन, उसमें भी प्रेसिडेंट मुर्मू, और तो क्या बोलना चाहिए हमें, राष्ट्रपति, लेकिन ये कांग्रेस लीडर अधीर रंजन कुछ बोल रहे थे और उन्होंने कहा राष्ट्रपत्नी, तो विवाद छिड़ गया। अब इसका व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, फिर उन्होंने माफ़ी मांगी वगैरह, लेकिन भविष्य में क्या होना चाहिए? तो जवाब है, हमने जेंडर न्यूट्रल यानी लिंग तटस्थ शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। तो राष्ट्रपति वो तो पुल्लिंग हुआ, मस्कुलिन नाउन, उसकी जगह क्या बोल सकते थे, प्रेसिडेंट या राष्ट्रकर्ता या सदर भारत, ऐसा कोई शब्द जो जेंडर न्यूट्रल हो, देन सच कंट्रोवर्सीज कैन बी अवॉइडेड। फिर कुछ और भी एथिक्स के छोटे मोटे मामले हैं। अब जैसे म्यांमार में उसके जो सैन्य तानाशाह हैं उन्होंने कुछ राजनीतिक आंदोलनकारियों को फांसी दिलवा दी। तो वैसे तो अमेरिका और यूरोप उस पर सैंक्शन डाल सकते हैं, लेकिन उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है म्यांमार के लीडर्स, क्योंकि म्यांमार की कुछ मिनरल एंड एनर्जी कंपनी, खनिज और ऊर्जा कंपनी, उसकी मालिकी उनके पास है, और बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां उधर से रॉ मटेरियल खरीदती है, और वही मल्टीनेशनल कंपनियां अपने देश के अमेरिका और यूरोप के पॉलिटिशियंस को इलेक्शन फंडिंग में पैसा देते हैं, तो वो कुछ उसका खास बिगाड़ेंगे नहीं। तो इसमें हमें समझना क्या है, इंटरनेशनल एथिक्स में ह्यूमन राइट की पीपुड़ी तब तक ही बचती है जब तक आपको रिसोर्स की लालच नहीं हो। रिसोर्स की लालच हो तो सबसे पहले वही सर्वोपरि हो जाता है, बाकी सब ह्यूमन राइट्स तो इधर उधर, वो तो मतलब सेकेंडरी चीज़ है। करप्शन, ये कुछ वेस्ट बंगाल के एजुकेशन मिनिस्टर और वो टीचरों की भर्ती रिक्रूटमेंट में कुछ धांधली चल रही थी, तो उस पर मामला क्या है? आप जानते हैं सामान्य रूप से जब भी एक मंत्री या नेता को गिरफ्तार करने पुलिस जाती हो, क्या मेरी छाती में बहुत दर्द हो रहा है, और वो सीधा हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है, तो और फिर वो हॉस्पिटल में रहता है, उसको जेल भी हो तो हॉस्पिटल में, तो मतलब हमें लगे नहीं कि उसको कुछ सज़ा हो रही है। अब पश्चिम बंगाल के ये जो मंत्री थे वो भी गिरफ्तार हुए, तो एम्स अस्पताल में वो चले गए कि मुझे छाती में दुख रहा है, लेकिन हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने चेकअप किया और कहा कि नहीं, आपको कुछ ऐसी तकलीफ नहीं है कि आपको यहाँ लेटना पड़े, आप जाओ और पुलिस के पास जाओ। तो समझना ये है कि अगर डॉक्टर खुद ही ऐसा एथिकल बिहेवियर, नैतिकपूर्ण व्यवहार करे, तो ये जो रिच एंड इन्फ्लुएंशियल पीपल, अमीर और असुखदार लोग होते हैं, पैसों के बल से जेल से दूर रहते हैं, उस चीज़ को हम लड़ सकें। फिर एक और मामला चल रहा है मेडिकल एथिक्स के साथ ही, कि पंजाब में हेल्थ मिनिस्टर दौरे पे निकले कुछ एक मेडिकल यूनिवर्सिटी में, और वहाँ पर एक गद्दा बहुत ही ख़राब था, गंदा था, जला हुआ था ऐसा कुछ। तो अपने साथ जो वाइस चांसलर, उपकुलपति आए, तो ज़बरदस्ती उसको कि तुम इस पर लेटो, तुम इस पर लेटो, तुम क्यों ध्यान नहीं रखते, मतलब उसको थोड़ा ऐसा जलील किया, शो किया, और सब वीडियो क्लिप बन जाए और सोशल मीडिया में कि देखो मैं वो कौन सा नायक मूवी, ऐसा मैं हूँ एक दिन का, वगैरह वगैरह। तो उस पर फिर काफ़ी आरोप चले। वाइस चांसलर का ये कहना है कि ये मेरा काम है ही नहीं, ये तो नीचे मेडिकल सुपरिटेंडेंट और उसने ये करना होता है, और उसने नहीं देखा तो अब मैं उसको ठीक कराऊंगा, लेकिन इस तरह मुझे जलील क्यों किया आपने इस गद्दे पे लिटवा के और वीडियो बनवा के। बाद में उस वाइस चांसलर ने इस्तीफ़ा दे दिया कि मेरा यहाँ सम्मान नहीं हो रहा है, और ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वगैरह वो भी इस पंजाब हेल्थ मिनिस्टर को कह रहे हैं कि तुम माफ़ी मांगो वगैरह। तो समझना ये है कि सोशल मीडिया में सस्ती प्रसिद्धि के लिए अगर तमाशा ऐसा करेंगे तो ऑफिसर की गरिमा का ध्यान रखना भी जरूरी है। आप कहें उसमें क्या है, वो तो नहीं कर रहा है तो करो ना जलील। अब बात यह है कि मिनिस्टर और आईएएस और ऑफिशियल्स की जो रिलेशनशिप है वो ख़राब हो जाती है फिर। तो फिर जब इंथ्यूजियास्टिकली उसने कुछ काम करना हो तो वो आपका काम करेगा नहीं, और फिर सच में अगर कुछ गलत हो रहा और उसको पता हो आईएएस ऑफिसर को कि ये मिनिस्टर भी इसमें फंस सकता है, तो भी वो आपको फंसने देगा, क्योंकि आपने उसके साथ अच्छे रिश्ते रखे नहीं। तो वो एस्पिरिट डी कॉर
मतलब हम सब साथ में काम करते हैं, हम एक टीम है, वो व्यवहार होना चाहिए। आप जनता में पॉपुलर होने के लिए आईएएस आईपीएस को जलील तो कर सकते हैं मिनिस्टर के रूप में, बट इन द लॉन्ग रन इट विल हार्म यू ओनली। फिर ये अहमदाबाद में जहरीली शराब पी के 40 लोग मरे, तो आईपीएस ऑफिसर होते तो आप कैसे उसको रोकते। फिर मोबाइल ऐप और उसमें सब फर्जीवाड़ा चल रहा है। जुवेनाइल क्राइम्स, प्रयागराज के अंदर स्कूल के बच्चों ने गैंग बना लिए और मारपीट हो गैंग की, वो तो हम जानते थे। आजकल वो बॉम्ब फेंकते एक दूसरे पे, क्रूड बॉम्ब क्रिमिनल से खरीदते हैं और एक दूसरे पर क्रूड बॉम्ब फेंक रहे हैं। तो अगर आप एक आईपीएस ऑफिसर होंगे तो ये ऐसी जो सब जुवेनाइल क्राइम्स, किशोरों में नाबालिगों में आपराधिकता जो बढ़ रही है, उसको कैसे रोकेंगे। फिर कॉलम्स, ये कॉलम्स की मैंने सब लिंक लिए, इंडियन एक्सप्रेस की कॉलम जो मुझे ठीक लगे कि आप पढ़ेंगे, आपका कॉम्प्रिहेंशन पावर, वोकेबुलरी, आर्टिकुलेशन स्कीम बेहतर होगी, तो उसको आप देखिए। पर्सन इन न्यूज़ और वो सब जनरल नॉलेज, वो तो समझ, आप स्टेट सर्विस की वगैरह तैयारी कर रहे हैं, सीडीएस सीएपीएफ की, कर तो देख लेना। इसके अलावा मित्रों, अन अकेडमी का डाउट दरबार, वो ऐसी चीज़ है कि आप कुछ टॉपिक खुद से पढ़ रहे हैं या किसी कोचिंग में पढ़े, चाहे कोई ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग क्लास है, आपको कुछ समझ नहीं है कि अल नीनो क्या है या मिनिस्टर और एमएलए में क्या डिफरेंस होता है, तब टीचर को पूछते हैं। अब टीचर को डिपेंड करता है, क्लास में बहुत सारे बच्चे हो तो वो क्या, क्लास के बाद पूछ लें, लेकिन क्लास के बाद आपको हमेशा जवाब मिले ज़रूरी नहीं, वो चला भी जाए। तो ऐसे सब लर्नर्स की मदद करने के लिए अन अकेडमी का डाउट दरबार, वो यूजुअली शाम को 5 बजे क्लास होती, कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, जो आपको डाउट है आप पूछ लो, फ्री में ही है, यू डोंट हैव टू पे एनी फीस फॉर दैट। तो ये भी चीज़ है। फ्री अनलॉक कोड यूज़ करें monal.org, और ऐसे लाइव क्लासेज जो आते हैं आ जाओ और पूछ लो चैट बॉक्स में जो पूछना है, और आपका डाउट वो पढ़ा के ख़त्म करेंगे। तो ये हुआ पिछले वीक का करंट अफेयर्स। सी यू नेक्स्ट टाइम।